नमस्कार दोस्तों, बालाजी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन बात करने वाले हैं पोस्ट हार्वेस्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले दो लाइन आपके लिए। बारिश के दौरान, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कही गई है दो लाइनें जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बारिश के दौरान सभी पक्षी उड़कर अपने घोंसलों में आ जाते हैं, छाया तलाश करते हैं। बारिश के दौरान सभी पक्षी जो है छाया तलाश करते हैं और अपने घोंसलों में आ जाते हैं, परंतु बाज जो है वो बादलों से भी ऊपर उड़कर बादलों को ही अवॉइड कर देता है। तो मतलब समस्याएं कॉमन है, समस्याएं सभी के जीवन में कॉमन है, परंतु आपका एटीट्यूड है वो उनमें डिफरेंस पैदा करता है। मतलब आपका समस्याओं को देखने का नज़रिया या उनको सोल्व करने का नज़रिया उनमें डिफरेंस पैदा करता है। मीन्स योर एटीट्यूड मेक डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आप लोगों को जो है अपनी सोच ऐसी रखनी है कि कोई भी अपने जीवन में समस्या हो, उस समस्या का समाधान सर्च करना है, मतलब वो भी ऐसा समाधान जो कि बेस्ट हो। ठीक है, बाकी जितने भी पक्षी हैं वो सारे के सारे छाया तलाश करते हैं। आप देखना कभी भी जब बारिश आती है तो सारे के सारे पक्षी उड़ के अपने घोंसलों में आ जाते हैं, परंतु बाज घोंसले में नहीं घुसता है, वो बादलों से भी ऊपर निकल कर और बारिश से अपना बचाव करता है, मतलब बारिश उसके पास भी नहीं आ सकती है। ठीक है, तो आप लोग भी है बाज की तरह अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का, मतलब बड़ा काम करने का प्रयास करें, छाया में घुसने का या छुपने का प्रयास ना करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। नेक्स्ट अपना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट या प्रसंस्कृत पदार्थ जिसको कह सकते हो वो है जेली। जेली आप सब ने देखी भी होगी, जेली आप लोगों ने खाई भी होगी, है ना। जेली जो है एक प्रसंस्कृत पदार्थ है जो कि फल रस और पेक्टिन युक्त फल रस के द्वारा बनाया जाता है, जिसके अंदर अम्लता, पेक्टिन और शक्कर का होना आवश्यक होता है। ठीक है, इनकी एक निश्चित अनुपात, निश्चित मात्रा में ये होते हैं, तभी ये जेली अच्छी बनती है। अदरवाइज जेली अपनी ख़राब हो जाती है। ख़राब होने का मतलब ये है कि उसके अंदर कई बार तो समस्या आती है कि जेली जमती नहीं है, और कई बार समस्या आती है उसके अंदर कि जेली जैसे बूंद बूंद करके पानी रिश्ता रहता है उसमें से, ठीक है, या सिरप जैसी जेली बनती है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जेली के अंदर आती है, या फिर जेली पारदर्शी नहीं बन पाती है। ठीक है, तो ये कई सारी समस्याएं जेली के अंदर आ सकती है अगर अपन प्रॉपर रेशियो का उपयोग ना करें, मतलब जिस अनुपात में जो लेना चाहिए उतना वो नहीं हो उसके अंदर, मतलब कि जैसे पेक्टिन हो गया, शक्कर हो गई, है ना, या खटास हो गई, इनकी अधिक या कम मात्रा से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अच्छा, जेली कहते किसको हैं? परिभाषा अगर बात करें पर जेली किसको कहते हैं, तो जेली का मतलब होता है मतलब पेक्टिन युक्त फलों के रस प्लस शक्कर प्लस अम्ल को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पकाना और उससे बनने वाला कौन सा पदार्थ? पारदर्शी पदार्थ। कौन सा पदार्थ भाई? पारदर्शी पदार्थ क्या कहलाता है? जेली कहलाता है। ठीक है, ये पारदर्शी पदार्थ, मतलब ये जो जेली जो बनती है ये पारदर्शी होती है, मतलब इसके आर पार अपने को दिखाई देता है। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता ये है इसकी कि ये पारदर्शी होती है। ठीक है, तो बाकी आजकल क्या होता है कि जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं ना। हाथी के दो तरह के दांत होते हैं, एक तो बढ़िया सुंदर दिखने के लिए बाहर निकले हुए रहते हैं, है ना, और अंदर के दांत अलग होते हैं। तो मतलब लोगों में भी आजकल यही प्रवृत्ति आ गई है। ठीक है, कि कहते क्या है और करते क्या है, कथनी और करनी में बहुत अंतर रहता है। तो ये जेली जो है, जेली के अंदर जैसा अंदर है वो बाहर भी इसके साफ दिखाई देता है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता यही है कि इसके अंदर जो है वो बाहर भी अपने को दिखाई देता है। क्लियर? तो इसको भूलना नहीं है कि जेली पारदर्शी होती है और जैम अपारदर्शी होता है। ठीक है, अब ये कंपलसरी है, मतलब जरूरी है कि जेली पारदर्शी ही होनी चाहिए। अगर जेली अपारदर्शी होगी तो मतलब वो जेली खराब मानी जाएगी, अच्छी जेली नहीं मानी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, मतलब परिभाषा ही इसकी यही है कि वो पारदर्शी होनी चाहिए। ठीक है,
अब जेम की बात करें तो जेम पारदर्शी नहीं होता है, अपन ने कल पढ़ा था जेम के बारे में ना। जेम के अंदर जो फल गुदा होता है उसके कारण वो पारदर्शी नहीं होता है, इसमें गुदा नहीं होता है, इसमें रस होता है, पेक्टिन युक्त रस होता है, ठीक है, इसलिए ये पारदर्शी होती है, ठीक है। इतना सा क्लियर है आपको कि भाई जेली कहते हैं किसको है कि फल जो पेक्टिन युक्त फलों के रस को शक्कर अम्लता और पेक्टिन युक्त फलों के रस को अम्लता शक्कर के साथ मिलाकर पकाना, जिससे पारदर्शी पदार्थ जो बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, जेली कहते हैं। अब बात आती है कि इसके लिए उपयुक्त फल कौन कौन से हैं। तो उपयुक्त फलों में सबसे अच्छा तो माना जाता है अमरूद। कौन सा है भाई, अमरूद। मतलब जेली, सबसे अच्छी जेली जो बनाई जाती है वो अमरूद के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है, अमरूद के द्वारा। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कल वाला जो मैंने पढ़ाया था उसमें से एक क्वेश्चन की सबसे अच्छा जेम कौन से फल से बनाया जाता है, कल आपको पढ़ाया था मैंने। तो आप सभी कमेंट करके बताएं कि सबसे अच्छा जेम। वेरी गुड, महेंद्र का जवाब है यहाँ पे सेव, लाखन का जवाब भी आ रहा है सेव, और जो एप्पल भी बता रहा है लाखन, एप्पल और सेव एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे खुशबू का जवाब भी आया सेव, माया का जवाब है सेव, वेरी गुड, शाबाश। खुशहाल भी कह रहा है कि सेव, वेरी गुड, है ना। तो सबसे अच्छा जो जेम अपन बनाते हैं किससे बनाते हैं, सेव यानी एप्पल के द्वारा सबसे अच्छा जेम बनता है, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको कल एक बढ़िया सा वो बताया था मैंने आपको, आंवले का बनाया था मैंने ना जेम, तो आपको अच्छा लगा होगा। खैर मैंने भी टेस्ट किया था, उसको अच्छा लगा था ठीक है। हाँ, तो अमरूद जो है इससे सबसे अच्छी जेली बनाई जा सकती है। इसके अलावा आम से जेली बन सकती है, खट्टे सेब से बन सकती है, जामुन से बन सकती है और करौंदा से बन सकती है। मतलब जिनमें पेक्टिन पाया जाता हो फल रस, ऐसे फल रस जिनमें पेक्टिन पाया जाता है उनसे क्या बन सकती है, जेली बनाई जा सकती है, ठीक है, जो खट्टे होने चाहिए। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक ये आता है कि जेली बनाने के लिए कच्चे फल इस्तेमाल किए जाते हैं या पके हुए फल इस्तेमाल किए जाते हैं। फटाफट से जिसको आता है जवाब दें। जेली बनाने के लिए किस प्रकार के फलों का उपयोग किया जाता है, कच्चे फल, पक्के फल या और किसी प्रकार के फल। हाँ, यहाँ पे पवन का जवाब आ रहा है कि अधपके फल, खुशहाल कह रहा है कि अधपके फल, लाखन का जवाब आ रहा है अधपके फल, महेंद्र कह रहा है अधपके फल, और पेक्टिन युक्त फल बता रहा है नितेश कुमार, पेक्टिन युक्त अधपके फल। कौन से फल, माया भी कह रही है अधपके फल, खुशबू बता रही है अधपके फल, ठीक है। तो मतलब जो है अधपके फल जो होते हैं उनको अपन जेली बनाने के लिए काम में लेते हैं। ज़्यादा पके हुए भी काम के नहीं है और कच्चे फल भी काम के नहीं है, ठीक है। और तो इसलिए अपने को अधपके फल जेली बनाने के लिए काम में लेने चाहिए, ठीक है। जेली बनाने के लिए पेक्टिन, सबसे आवश्यक जो पदार्थ है फलों के अंदर वो है पेक्टिन। मतलब जेली बनाने के लिए फलों के अंदर पेक्टिन होना आवश्यक है। अगर पेक्टिन नहीं है जेली के अंदर, मतलब फलों के अंदर, तो उससे जेली नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। मतलब पेक्टिन का परीक्षण भी करते हैं अपन, अभी पढ़ेंगे कि इनसे किससे करते हैं, वो जेली मीटर अभी आएगा, वो भी आगे, ठीक है। तो ये पेक्टिन जो है आवश्यक पदार्थ है, पेक्टिन जेली बनाने के लिए फलों के अंदर होना आवश्यक है। अगर पेक्टिन नहीं है तो उससे अपन जेली नहीं बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना अम्ल। अम्ल भी इसमें होना आवश्यक है। अम्ल मतलब खट्टे फल होना आवश्यक है। अगर बिल्कुल मीठे फल होंगे तो उनसे भी जेली अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। मतलब अम्लता और पेक्टिन मोस्ट आवश्यक चीज़ें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फलों के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फल रस। जेली बनाने के लिए जो जेली के अंदर जो फल रस होता है वो कितने % होता है, 45%, ठीक है। आपको याद रखना है कि जेली जो होती है उसके अंदर फलों का रस होता है 45%, ठीक है। जैसे अपन ने कल पढ़ा था कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, ठीक है, कुछ कृत्रिम शरबत वगैरह होते हैं, उनके अंदर फल रस बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ठीक है। फ्रूट जूस बिल्कुल नहीं होता है, परंतु ये जेली, जेम या फिर जो अपने प्राकृतिक फलों से बनाने वाले शरबत वगैरह हैं उनके अंदर जो है ये फल रस पाए जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें फल रस पाए जाते हैं उसके लिए क्वेश्चन आने की संभावना रहती है कि कितने प्रतिशत फल रस उसमें होता है, ठीक है। तो 45% फल रस, कितना प्रतिशत, 45% फलों का रस जेली के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेक्टिन। पेक्टिन की मात्रा 0.5 से लेकर 1% तक, है ना, 0.5 से लेकर 1% तक पेक्टिन होना आवश्यक है। मतलब इतना जो पेक्टिन अगर नहीं है तो उनसे अपन जेली
नहीं बना सकते हैं। मतलब पेक्टिन का परीक्षण करेंगे तो कम से कम 0.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 1% तक अपना होना आवश्यक है। 1 से थोड़ा ज़्यादा भी हो तो चल जाएगा, है ना, परंतु 1 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक, मतलब 0.5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जैसे अम्लता की बात करें तो अम्लता 0.75%, कितनी, 0.75% अम्लता होना आवश्यक है, ठीक है। जेली के अंदर 0.75% अम्लता होती है, ठीक है। 0.75 से लेकर 0.90 तक आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, तो 0.75 से 0.90% बिल्कुल राइट है, ठीक है। जेम थोड़ा कम खट्टा होता है और जेली थोड़ी ज़्यादा खट्टी होती है, ठीक है। हाँ, तो पेक्टिन की मात्रा के आधार पर चीनी को मिलाना। अब जैसे जेली बनाने की प्रोसेस की बात करते हैं अपन, कि जेली बनाते कैसे हैं। तो जेली बनाने के लिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, फलों का चुनाव करेंगे, ठीक है। फलों का चुनाव करते समय क्या ध्यान रखना है आपको, कि कटे फटे सड़े गले फल नहीं लेने हैं, ठीक है। स्वस्थ हेल्दी फ्रूट्स होते हैं उनका चुनाव अपने को करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उन फलों को तैयारी की जाती है। तैयारी का मतलब उनमें अगर जो कोई उन पर गंदगी लगी उनको साफ धोना। देखो, साफ करना या फिर बर्तनों को साफ करना और जो भी उसमें मसलिन बैग काम में लेते हैं अपन, उसको साफ करना आवश्यक होता है, ठीक है। जेली बनाओ, जेम बनाओ या कोई सा भी अपन प्रसंस्कृत पदार्थ बनाते हैं तो उसमें साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। क्यों रखना चाहिए, इसलिए रखना चाहिए कि अगर इसमें गंदगी जो रह जाती है तो एक तो स्वाद खराब हो सकता है, और जेली के इस अंदर तो स्पेशली अगर गंदगी रह जाती है, मतलब बर्तनों को साफ नहीं किया या फिर फलों को साफ नहीं किया, धोया नहीं अच्छे से, तो वो जो है अपारदर्शी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपारदर्शी हो जाती है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार कि जेली अपारदर्शी क्यों हो जाती है, ठीक है। जेली के अपारदर्शी होने का क्या कारण है, तो मतलब उसके अंदर अशुद्धियाँ हो जाती है, अशुद्धियाँ मिल जाती है, उसके कारण जेली जो है अपारदर्शी हो जाती है, ठीक है। तो मतलब सबसे पहला काम तो फलों का चुनाव करना, अच्छे स्वस्थ फल होने चाहिए और अध पके फल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उनको टुकड़ों में काटना, पीसेज में काटना, या छिलने वाले फल है तो उनको छिलना, ठीक है। परंतु अपन ज़्यादातर अमरूद से जेली बनाते हैं तो उसको छिलने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। डायरेक्ट उसके पीसेज मतलब टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद उसको भगोनी जो होती है उसके अंदर अपन रख के टुकड़ों को डाल के फिर वो डूब जाए, है ना, टुकड़े डूब जाए उतना सा पानी उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसको गर्म करते हैं। तो जैसे ही वो मतलब बॉईल हो जाए, मतलब जो टुकड़े हैं वो बॉईल हो जाए, उसके बाद उसको क्या करते हैं, मसलिन बैग के अंदर भर देते हैं, ठीक है। मसलिन बैग क्या होता है, एक स्पेशल प्रकार का कपड़ा होता है, ठीक है। जैसे अपना मखमल का कपड़ा होता है उसी प्रकार का एक कपड़ा होता है मसलिन बैग, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि मसलिन बैग क्या काम आता है, तो जेली बनाने का काम आता है, ठीक है। मतलब जेली को जो है वो जो अपन पेक्टिन युक्त फलों का रस है उसको छान कर अलग करते हैं उससे, ठीक है। तो उस मसलिन बैग के अंदर उसको जो अपन ने उबाला, बॉईल किया, उस लिक्विड को भर दिया जाता है, ठीक है। भरने के बाद उसको लटका दिया जाता है, लगभग 8 से 10 घंटे तक वो लटका रहता है। तो उसमें से जितना भी फलों का रस, पेक्टिन युक्त फलों का रस खटास के साथ निकल कर बाहर आ जाता है, और जो गुदा है और जो बीज है उसके, है ना, जो अपने अमरूद के जो बीज हैं वो कहाँ रह जाएंगे, वो उस मसलिन बैग के अंदर ही रह जाएंगे, ठीक है, जिनको अपन बाद में फेंक देंगे, और अपने काम का केवल और केवल वो रस जो निकलेगा वही होगा, ठीक है। उसके बाद में उसके अंदर शक्कर मिला के उसको फिर से पकाया जाता है, और पकाने के बाद फिर उसका अंतिम बिंदु परीक्षण किया जाता है, ठीक है, कि भाई जेली पकी है या नहीं पकी है। तो जेली पकी है कि नहीं पकी है उसका परीक्षण करने के लिए कल मैंने आपको बताया था एक टेस्ट करते हैं, शीट टेस्ट। कौन सा टेस्ट, शीट टेस्ट किया जाता है। शीट टेस्ट का मतलब जेली, उबलती हुई जेली की कुछ मतलब एक चम्मच में, स्पून में लेकर उसको थाली या प्लेट के अंदर डाला जाता है और फिर उसको उल्टा कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर वो शीट के रूप में मतलब परत के रूप में नीचे गिर रही है तो जेली तैयार है, और अगर वो बूंद बूंद करके टपक रही है तो जेली तैयार नहीं है, मतलब और पकाने की आवश्यकता है। अब आता है तापमान। जेली का, पकती हुई जेली का तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 105 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो जाता है इसका मतलब जेली पक गई है, उसको उतार लेना चाहिए। अगर तापमान कम है तो जेली कच्ची है, उसको और पकाने की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना TSS। TSS क्या होता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, TSS, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, ठीक है। मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, ठीक है। तो TSS जो है अपन
हैंड रिफ्रेक्टोमीटर या ब्रिक्स हाइड्रोमीटर के द्वारा अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो है अगर TSS कितना होना चाहिए, 65 डिग्री ब्रिक्स, कितना, 65 डिग्री ब्रिक्स, ठीक है। इतना अगर TSS है तो मतलब जेली अपनी पक गई है। अगर TSS कम आ रहा है तो जेली को और पकाने की आवश्यकता है। अगर ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब आपने ज़्यादा पका दी है ना। ध्यान रखना है ज़्यादा नहीं पकाना है, ठीक है, वरना वो ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी तो फिर कोई काम की नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए 65 डिग्री ब्रिक्स जो है जेली का अंतिम बिंदु परीक्षण भी माना जाता है, ठीक है। तो ये 2-3 बातों का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अम्लता आपको बताई दी 0.75 से लेकर 0.90% होनी चाहिए जेली में, ठीक है। तो अब बात आती है शक्कर मिलाना। जो अपन जेली को पका रहे थे उस समय शक्कर कितनी मिलाएं भाई। मान लो 1 किलो आपने अमरूद लिए थे तो ऐसा थोड़ी कि आप 1 किलो शक्कर टेक दोगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। शक्कर जो मिलाई जाती है, क्वेश्चन भी आ सकता है आपके कि जेली के लिए, जेली बनाने के लिए शक्कर किस आधार पर मिलाई जाती है, ठीक है। तो पेक्टिन की मात्रा के आधार पर। किसकी मात्रा के आधार पर? पेक्टिन की मात्रा के आधार पर शक्कर मिलाई जाती है, ठीक है। तो कितनी मिलाते हैं? जैसे पेक्टिन अगर अच्छी मात्रा में, मतलब 1.25% जो है पेक्टिन की रीडिंग आई है, 1.25 या मतलब सवा, जिसको कह सकते हो, बात एक ही है, दोनों की अलग अलग नहीं है, ठीक है। 1 से 1/4 या फिर 1.25 अगर रीडिंग आ रही है ना। रिफ्रेक्टोमीटर जो होता है उसकी रीडिंग जो आ रही है 1.25 जो नहीं, सॉरी, जेलीमीटर की, ये जेलीमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? जेलीमीटर से, है ना। तो जेलीमीटर की रीडिंग अगर 1.25 या 1 से 1/4 जो आ रही है तो अपन चीनी मिलाएंगे कितनी? 1250 ग्राम। कितनी? मतलब ये जो पेक्टिन की मात्रा, ये अच्छी पेक्टिन की मात्रा मानी जाती है। मतलब 1 या 1 से अधिक, है ना, 1 से कम नहीं, मतलब 0.5 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अपने ये जिसे इसमें लास्ट अपन कितने तक बना रहे हैं, 0.75 तक रीडिंग आती है तो ही बनाते हैं जेली, बाकी फिर उससे जेली नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। तो पेक्टिन की मात्रा अगर 1.25 आई तो अपन ने शक्कर मिलाई 1250 ग्राम, ठीक है। सीधा अपने को देखो ये याद रखने की ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 125 इधर भी दिख रहा है, 125 इधर भी दिख रहा है, ठीक है। इधर है अपने ये सवा रीडिंग है और इधर भी ये सवा किलो है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है अपना पेक्टिन, अगर रीडिंग आ रही है 1 तो इधर 1 किलो, है ना। अगर रीडिंग 1 आई तो 1 किलो शक्कर मिलानी है, क्लियर। पेक्टिन अगर 0.75 आ रहा है, मतलब ये मध्यम या कम माना जा सकता है। पेक्टिन मध्यम तो ये है और ये कम पेक्टिन की मात्रा है, तो चीनी मिलाएंगे इसमें 750 ग्राम। कितनी मिलाएंगे? 750 ग्राम, ठीक है। ये शक्कर मिलाने का एक रेशियो अपने को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पेक्टिन का परीक्षण। पेक्टिन का परीक्षण किससे करते हैं अपन? जेलीमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है कि भाई जेली के अंदर पेक्टिन का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? जेलीमीटर के द्वारा। ये इस तरीके का होता है जेलीमीटर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं? ये जो पार्ट है ये ढक्कन है ऊपर, है ना, ढक्कन को थोड़ा ऊपर कर लेंगे। फिर जो ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन के ऊपर जेली, उबलती हुई जेली या फिर जो अपना रस है ना, फलों को उबाल के फिर जो रस निकाला था अपन ने, उस रस की यहाँ पे 1-2 बूंद डालेंगे, 1 बूंद या 2 बूंद डाल देंगे। फिर इसको वापस बंद कर देंगे। फिर ये इधर से आँख से देखते हैं अपन, ठीक है, ऐसे जैसे दूरबीन में देखते हैं ना। दूरबीन में देखा हुआ है किसी ने? हाँ, पहले छोटे थे जब मेले से लेके आते थे दूरबीन देखते थे उसमें, है ना। हाँ, तो वैसे दूरबीन में देखते हैं, वैसे ही इसके अंदर यहाँ से आँख से देखा जाता है, तो फिर उसमें रीडिंग दिखाई देती है अपने को, ठीक है। 1.25 दिखाई दे सकती है, 1 दिखाई से दे सकती है, 0.75 दिखाई दे सकती है, इसके अंदर रीडिंग दिखाई देती है। तो उस रीडिंग के अनुसार फिर अपन ये मिलाते हैं शक्कर, ठीक है। तो अपने तो ये फोटो याद नहीं रखना है, अपने को केवल नाम याद रखना है, जेलीमीटर, ठीक है। और फोटो याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने लगाई इसलिए कि आपको याद रह जाए, ठीक है। इस तरह का होता है। तो अंतिम बिंदु पर तापमान कितना होना चाहिए? 105 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 221 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये अंतिम बिंदु परीक्षण है अपना। और जेलीमीटर के लिए उपयुक्त तापमान, मतलब जो है जेलीमीटर में रीडिंग कब लेंगे? जब तापमान इतना हो, मतलब अगर तापमान इससे ज़्यादा होगा तो वो रीडिंग सही नहीं देगा, ठीक है। 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड ही उस रस का, जो अपन जिसकी पेक्टिन परीक्षण कर रहे हैं, उसका तापमान 21 डिग्री से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो रीडिंग अपनी सही नहीं आ पाती है, ठीक है। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपना शीट टेस्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि अंतिम बिंदु परीक्षण के लिए क्या करते हैं अपन? शीट टेस्ट करते हैं। शीट टेस्ट में क्या किया जाता है? शीट टेस्ट के अंदर
परीक्षण किया जाता है, मतलब प्लेट के अंदर उसको जेली को, उबलती हुई जेली को डाला जाता है और उसके बाद में उसको उल्टा करते हैं। तो अगर बूंद बूंद करके टपकता है तो जेली कच्ची है, पकाने की आवश्यकता है। और अगर शीट के रूप में गिर रहा है, मतलब चद्दर के रूप में, परत के रूप में अगर गिर रहा है तो जेली पक गई है, ठीक है। और इसके अलावा एक एल्कोहल टेस्ट भी करते हैं। एल्कोहल के अंदर जो है उबलती हुई जेली की बूंद डालते हैं, अगर वो फेल जाती है तो मतलब जेली पकी हुई नहीं है, कच्ची है। और अगर जो है वो हाँ रमेश जी धन्यवाद। हाँ तो जो है एल्कोहल के अंदर अपन एक बूंद डालेंगे, अगर वो फैल जाती है मतलब जेली पकी नहीं है और पकाने की आवश्यकता है। अगर वो फैलती नहीं है इसका मतलब जेली पक गई है, ठीक है। वो एल्कोहल टेस्ट भी अपन कर सकते हैं। अब जेली बनाने में परेशानियां या निर्माण में कठिनाइयां क्या क्या आती है, जैसा मैंने आपको बताया था, अभी अपन ने चर्चा की थी, जेली का न जमना, ठीक है। जेली आपने बना दी परंतु जेली क्या है, जमेगी नहीं। जमेगी नहीं का मतलब ये लिक्विड के रूप में रहेगी वो, मतलब जमना आवश्यक होता है जेली का, तो वो जमेगी नहीं, ठीक है। तो लिक्विड के रूप में रहती है, तरल अवस्था में रहती है। तो उसका क्या कारण हो सकता है, पेक्टिन की मात्रा तो है कम, पेक्टिन की कम मात्रा और अधिक शक्कर की मात्रा, ठीक है। शक्कर आपने ज़्यादा डाल दी और पेक्टिन की मात्रा कम है तो क्या हो जाएगा, जेली जमेगी नहीं, ठीक है। सिरप के जैसी जेली वो बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्लाउडी जेली। क्लाउडी जेली का मतलब होता है, क्लाउड किसको कहते हैं भाई, बादल को, है ना। वेरी गुड, इन्होंने भी जवाब दिया है बादल, यू आर राइट, लेट्स बिग हैंड फॉर यू। हाँ तो क्लाउडी जेली जो है मतलब बादल के जैसी जेली बन जाती है, मतलब उसके ऊपर जाग आ जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लाउडी जेली। क्या बोलते हैं, क्लाउडी जेली, ठीक है। तो क्लाउडी जेली क्यों बन जाती है, अधिक पकने से, ठीक है। अधिक पकाने से क्या हो जाता है, क्लाउडी जेली बन जाती है, ठीक है। तो पकाने का अपने को अंतिम बिंदु ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कैसे कैसे परीक्षण करना है, तो अंतिम बिंदु परीक्षण कर लेना है और ज़्यादा उसको नहीं पकाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगली जो समस्या है अपने जेली के लिए वो जेली का रोना, विपिंग जेली, है ना। जेली का रोना मतलब रोते हो जब क्या होता है आपके, हाँ रोते हो जब आंसू आते हैं, क्या होता है, आंसू आते हैं, बूंद बूंद टपक टपक। और सबसे ज़्यादा रोने की आदत किसकी होती है, फटाफट से कमेंट करके बताएं जिसको आता है। सबसे ज़्यादा रोता कौन है भाई, फटाफट कमेंट करके बताएं। जिसको आता है कमेंट करें, नहीं आता है तो फिर जवाब आंसर का वेट करें। बात बात पे कौन रोता है भाई, बच्चा। महेंद्र का जवाब है बच्चा, बच्चे तो रोते ही हैं। और कोई, मगरमच्छ, या माया का कमेंट आया मगरमच्छ। हाँ आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, मैं आपको बता देता हूँ राइट आंसर। वैसे मगरमच्छ भी रोता है और बच्चे भी रोते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा रोने की आदत होती है लड़कियों की। किसकी होती है, लड़कियों की। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा रोती है ना, छोटी छोटी कोई बात होती है और घर पे रोने लग जाती है, हाँ मेरे को ऐसे क्यों कह दिया, हाँ ठीक है। तो ये आदत होती है लड़कियों की, बात बात पे वो रोने की आदत होती है उनकी, क्योंकि उनको मतलब रोना जो है मतलब वो दिल की थोड़ी कच्ची होती है, इसलिए उनको बात बात पे रोना आ जाता है, ठीक है। तो उनकी आदत मतलब कह सकते हो इसलिए कि भी लड़के तो रोते ही नहीं है ना, लड़के तो कठोर होते हैं ना। लड़के जो है उनका हृदय इतना कठोर होता है कि उनको रोना आता ही नहीं है, ठीक है। और लड़कियां बार बार पे रोती रहती है, ठीक है। चलो तो अपने आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर कि विपिंग जेली यानी रोती हुई जेली। रोती हुई जेली का मतलब यही है यहाँ पे कि भाई उसके जेली जो है उसमें से बूंद 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 करके ऐसे निकलता रहेगा पानी, जैसे अपने को लगेगा ये रो रही है, ठीक है। तो इसलिए उसको बोला है अपने विपिंग जेली। क्या बोला है, विपिंग जेली। विपिंग का मतलब इंग्लिश में वर्ड है विपिंग और हिंदी में उसको बोलते हैं रोना, ठीक है। तो जेली रोती है, मतलब क्यों रोती है, उसका क्या कारण हो सकता है, अधिक अम्लता, ठीक है, अम्लता अधिक है और पेक्टिन की मात्रा कम है, ठीक है। पेक्टिन की कमी और अधिक अम्लता के कारण क्या होता है, जेली रोती है। हाँ बिल्कुल, आशा कह रही है कि हाँ सर रोती है लड़कियां, हाँ तो वो तो पता है ना मेरे को, सब रोती है ठीक है। तो अपारदर्शी जेली, अगली जो समस्या है ये क्लियर हो गया आपको। विपिंग जेली मतलब रोती हुई जेली कब बनेगी, जब अधिक अम्लता होगी और पेक्टिन की मात्रा कम होगी, तब रोती हुई जेली बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है अपना अपारदर्शी जेली। अपारदर्शी जेली का मतलब उसके अंदर गंदगी है ना, साफ सफाई नहीं रखना, फलों को साफ नहीं धोना, बर्तनों को साफ नहीं धोना, ठीक है। और जेली में अशुद्धियां होने से, मतलब कुछ किसी भी प्रकार की अशुद्धियां अगर जेली के अंदर आ जाती है तो जेली जो बनेगी वो
कौन सी बनेगी, अपारदर्शी बनेगी। ठीक है, अपारदर्शी जेली जो होती है उसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल नहीं होती है, किसी काम की वो नहीं होती है। ठीक है, मतलब दिखने में ऐसी दिखती है कि फिर अपने खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो अपारदर्शी जेली नहीं बने उसके लिए आपको ध्यान रखना है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन मुरब्बा। मुरब्बे के बारे में तो अपन ने बहुत चर्चा की है पहले भी, है ना। ये रसगुल्ले जैसे दिखाई दे रहे हैं मुरब्बे, ठीक है। तो ये जो है मतलब किससे बने हैं ये आपको दिखाई दे रहा है, आंवले, अच्छे अच्छे आंवले के फ्रूट सेलेक्ट करते हैं और उनसे इस तरीके से चाशनी के अंदर उसको डाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि चाशनी कितने डिग्री ब्रिक्स की बनती है, 70 डिग्री ब्रिक्स की बनती है। ठीक है, पीएसएस इसका कितना होता है, 70 डिग्री ब्रिक्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने लायक है अपने। तो मुरब्बा जो पहला क्वेश्चन तो आता है यहाँ पे कि मुरब्बा किससे बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुरब्बा किससे बनाया जाता है, तो मुरब्बा आंवले से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, आंवले से बनाया जाता है। ठीक है, हाँ, तो मुरब्बा जो है आंवले से बनाया जाता है। और मुरब्बा बनाने के लिए प्रोसेस अपन बात करें तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, फलों का चुनाव करना है। ठीक है, फलों का चुनाव इसमें जो है न तो इसमें भी अध पके फलों का चुनाव करना बेस्ट रहता है। ठीक है, न तो पूरे पके हों न कच्चे फल हों। ठीक है, अध पके फलों का चुनाव करेंगे आंवला के। उसके बाद में क्या करेंगे, उनको साफ पानी से धोएंगे। ठीक है, धोने के बाद क्या करेंगे, उनको उबालेंगे। और उबालने के दो तरीके हैं, मतलब ठीक है, दो तरीके कैसे कैसे हैं। एक तो अपन तेल के अंदर भी इनको उबाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए तेल के अंदर अगर हल्की आंच पे उनको गर्म करें तो वो जल्दी बॉईल हो जाते हैं। ठीक है, और अगर अपन पानी के अंदर उबालना चाहें तो पानी के अंदर उबाल सकते हैं। ठीक है, तो उबालने के बाद फिर इनके अंदर जो एक फोर्क आता है, मतलब कांटा आता है, कांटे को इसके ऊपर चुबोया जाता है। ठीक है, चुबोया जाता है तो इसके अंदर छेद हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फोर्किंग। क्या बोलते हैं, फोर्किंग। फोर्किंग का मतलब फोर्क के द्वारा, कांटे के द्वारा उसमें छेद करना आंवले के फलों में, वो फोर्किंग कहलाता है। ठीक है, तो फोर्किंग के द्वारा इसके छेद क्यों करते हैं, छेद इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर चाशनी आसानी से जा सके। ठीक है, अंदर तक चाशनी जाएगी तभी ये टेस्टी बनेगा, बाकी टेस्टी नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर दूसरी प्रक्रिया हुई अपनी कि भाई उसके अंदर छेद करना। छेद करने के बाद क्या करेंगे, अपन चाशनी बनाएंगे। ठीक है, चाशनी बनाने के बाद चाशनी में इन फलों को डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब डालने के बाद कुछ समय बाद क्या होगा, चाशनी पतली हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाती है भाई, कारण बताओ जिसको आता हो। चाशनी पतली क्यों हो जाती है, इन फलों को जब चाशनी के अंदर डाल देंगे, चाशनी बना देंगे अपन 70 डिग्री ब्रिक्स की, उसके बाद क्या होगा, चाशनी पतली हो जाती है। ये पतली क्यों होती है, इसका कारण बताएं मेरे को, जिसको भी आता है कि भाई चाशनी पतली क्यों हो जाती है। चाशनी पतली क्यों हो जाती है, जो भी देख रहे हैं वो कमेंट करके जवाब दें फटाफट से। हाँ, यह माया का कमेंट आ रहा है, नमी। हाँ, फलों की नमी जो है, मतलब फलों की नमी को चाशनी जो है खींच लेती है। मतलब फलों के अंदर, बिल्कुल राइट जवाब है, यही इसका कारण है। ठीक है, मतलब फलों के अंदर जो पानी होता है उस वो जो है, मतलब परासरण विसरण का नाम आपने सुना है। ठीक है, तो मतलब जो फलों के अंदर पानी है, चाशनी के अंदर क्या है, चाशनी की मात्रा फलों में कम है, तो फलों के अंदर जो पानी होगा उसको सोखेगी ये चाशनी। ठीक है, चाशनी की तरफ वो पानी गमन करेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि वो चाशनी पतली हो जाएगी। ठीक है, तो पतली हो जाएगी तब वापस क्या करेंगे, अपन फलों को वापस बाहर निकालेंगे। ठीक है, फलों को अंदर नहीं रखना है, फलों को बाहर निकाल के फिर से चाशनी को गर्म करेंगे। ठीक है, चाशनी को गर्म करेंगे और वापस वही 70 डिग्री ब्रिक्स की चाशनी अपन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से वापस डाल देंगे, ठंडी करने के बाद चाशनी को। हाँ तो राम राम लाखन जी, राम राम। तो आपको जो है क्या करना है कि मतलब उन फलों को वापस बाहर निकालना है और उसके बाद में फिर वापस चाशनी ठंडी करके और फिर उसके अंदर वापस फलों को डाल देना है। ठीक है, कुछ समय बाद जो है, मतलब देखो ये इसके दोनों तरीके, जैसे मैंने आपको बताया कि भी फल को उबाल के और डाल रहे हैं अपन, मुरब्बा बना रहे हैं, तो दोनों तरीके, कच्चों का भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से अपन बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो फिर क्या करते हैं अपन, इनको वापस जैसे चाशनी में अंदर डाला, कुछ समय तक फिर रखेंगे और फिर से वापस चाशनी पतली हो जाती है। ठीक है, तो उस समय वापस फिर वही प्रोसेस अपनाई जाती है। ऐसे 3 से 4 बार किया जाता है। ठीक है, लगभग 3 से 4 बार ऐसी प्रोसेस अपनाई जाती है। उसके बाद में वो मुरब्बा
तैयार हो जाता है, वो खाने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, फिर उसको अपन खा सकते हैं। और ये लंबे समय तक खराब क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होता है भाई मुरब्बा लंबे समय तक खराब? फटाफट से कमेंट करके बताएं, मुरब्बा खराब क्यों नहीं होता है, लंबे समय तक क्यों रखा जा सकता है? हाँ, लाखन का कमेंट आ रहा है यहाँ, चाशनी के कारण। धन्यवाद हिमांशु जी। हाँ, यहाँ खुशी कह रही है कि भाई चाशनी के कारण, और यहाँ माया कह रही है कि भाई चाशनी के कारण। ठीक है, यहाँ महेंद्र भी कह रहा है चाशनी के कारण, यहाँ लाखन कह रहा है कि भाई चाशनी के कारण, और यहाँ पवन भी बता रहा है चाशनी, यहाँ खुशहाल भी बता रहा है चाशनी, है ना। तो बिल्कुल आपका जवाब जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है, चाशनी जो होती है उसके कारण, चाशनी के अंदर क्या होता है, महेंद्र बता रहा है कि चाशनी, है ना। तो यहाँ नितेश भी कह रहा है चाशनी, वेरी गुड। तो चाशनी के कारण क्या होता है कि भाई उनके अंदर, चाशनी में कोई परिरक्षी गुण नहीं होता है। ठीक है, चाशनी के अंदर कोई परिरक्षी गुण नहीं होता है। जो परासरण का सिद्धांत है उस सिद्धांत पे ये चाशनी काम करती है अपनी, और चाशनी जो है अपनी परिरक्षण का जो सिद्धांत कौन सा है, परासरण का सिद्धांत, है ना। परासरण के सिद्धांत के ऊपर ये काम करती है, मतलब इसके अंदर कोई परिरक्षी गुण नहीं होता है, परंतु ये जीवाणुओं की उनको मतलब अंदर घुसने ही नहीं देती है, और अंदर घुस गए तो उनका जो जितना भी शरीर का पानी है उसको सौंप के ये बाहर निकाल देती है। ठीक है, मतलब वो उनकी वृद्धि जीवाणुओं की नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये फल, जो मुरब्बे के फल है, मुरब्बा जो है वो खराब नहीं होता है ना। चाशनी जो है उसमें परिरक्षक का कार्य करती है। ठीक है, तो ये क्लियर है अपना मुरब्बा, है ना। घर पे भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फल रस। मुरब्बे के अंदर फल रस 55%, मतलब जो फल हैं वही, उसका फलों का जो रस है टोटल वो माना जाता है 55% इसके अंदर होता है। ठीक है, और उपयुक्त फल ज़्यादातर अपन आंवले का बनाते हैं, बाकी एश गार्ड यानी पेठा जो होता है ना, पेठा सबने आपने खाया होगा, पेठा जिसको अपन कोला बोलते हैं, कोला, है ना। तो वो उसका भी ये बनाया जा सकता है मुरब्बा। ठीक है, तो पेठे का भी बना सकता है और आंवले का भी बनाया जा सकता है, परंतु ज़्यादा अपन आंवले का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? आंवले का बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन कैंडी। कैंडी के बारे में अपन ने कल चर्चा की थी। कैंडी का मतलब होता है ये आंवले के से ही ज़्यादातर बनाई जाती है, परंतु एक तरीके से बिना चाशनी वाला मुरब्बा इसको कह सकते हो अपन बिना चाशनी वाला मुरब्बा भी इसको कह सकते हैं। मतलब प्रोसेस लगभग सेम है, परंतु इसमें जैसे उनको फलों को वापस बाहर निकाल के और सुखा दिया जाता है। ठीक है, मतलब शक्कर के साथ लपेट कर और उनको सुखा दिया जाता है, तो इसलिए इनको कैंडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और कैंडी आप सबने खाई होगी, इस तरीके की कैंडी बाजार में जब अपन लाते हैं तो वो इस तरीके की दिखाई देती है ना, कुछ चॉकलेट टाइप की वो बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसको कैंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंडी बोलते हैं। ठीक है, तो है कुछ नहीं, इसके अंदर प्रोसेस सेम वही है, मतलब फलों को तैयार करके और उनके टुकड़ों काट के पीसेज में काट कर फिर उनको चाशनी में डाल देंगे। चाशनी के बाद फिर उसको सूखी शक्कर के अंदर डाल के और फिर उनको सुखा देंगे। ठीक है, उसको अपन कैंडी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो TSS है वो कितना होना चाहिए? 75 डिग्री ब्रिक्स, मतलब ये सूखी हुई है तो TSS बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, TSS का मतलब मैंने आपको बताया था कुल घुलनशील ठोस पदार्थ है ना, तो ठोस पदार्थ ये सूखी हुई चीज़ है तो सूखी हुई चीज़ में ज़्यादा होगा। ठीक है, कुछ मात्रा में नमी होगी, बाकी TSS होगा। ठीक है, तो इसलिए 75 डिग्री ब्रिक्स किसका? कैंडी का TSS होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अपन स्क्वैश। ज़्यादा उसमें कुछ आने वाले क्वेश्चंस नहीं है। देखो ये TSS वगैरह भी कैंडी का ज़्यादातर पूछते नहीं। कैंडी का इतना सा पूछ सकते हैं कि भाई किससे बनती है, तो ज़्यादातर तो आंवले से बनती है, बाकी किसी भी फल फ्रूट से अपन बना सकते हैं कैंडी। ठीक है, तो ज़्यादातर ये आंवले की बनाई जाती है। क्लियर? तो स्क्वैश है। स्क्वैश क्या होता है? इसके अंदर जो है 25% तो फलों का रस होता है। मतलब स्क्वैश का मतलब एक जैसे पेय पदार्थ है। ठीक है, तो इसमें जो है मतलब फलों का रस होता है और उसको शक्कर के साथ मतलब रखा जाता है, जिससे वो खराब नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है कि भाई स्क्वैश के अंदर फलों का रस कितना होता है? तो 25%। कितना होता है? 25% फलों का रस गुदा व चीनी को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया पेय पदार्थ क्या कहलाता है? स्क्वैश कहलाता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर फलों का रस भी होगा, गुदा भी होगा, दोनों चीज़ होगी, और शक्कर के साथ मिलाकर एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं और तैयार करते हैं उस पदार्थ को क्या कहते हैं? स्क्वैश। आपने ऐसी बोटल्स वगैरह देखी होगी, है ना, स्क्वैश की इस तरीके की बोटल्स आती है। आपको थोड़ा सा इसको
बड़ा भी करके बताऊं तो आपको बोतलें याद आ जाएगी। ये ऐसी बोतलें इसकी होती है ना, ये आप सब ने देखी होगी। तो ये स्क्वैश आता है, मतलब जैसे के कौन कौन से फल है, संतरा है, नींबू है, फालसा, अंगूर, अनार, इनका बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उपयुक्त फलों की। तो संतरा है, नींबू है, फालसा है, अंगूर है और अनार है। इनसे अपन अच्छी क्वालिटी का स्क्वैश बना सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि सबसे अच्छा स्क्वैश यानी पानक जो है, हिंदी में इसको पानक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पानक। स्क्वैश को हिंदी में क्या बोला जाता है? पानक। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इससे ये पूछा जाता है कि सबसे अच्छा पानक किससे बनाया जाता है, या सबसे लोकप्रिय जो पानक है वो किसका है? तो किसका है? संतरे का, है ना। संतरे का जो पानक है वो लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। ठीक है, अब स्क्वैश में क्या क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे 25% तो मैंने आपको बताया फलों का रस। क्या होता है? फलों का रस होता है। शक्कर की मात्रा 33 से 35% रखी जाती है। ये क्वेश्चन पूछने लायक है कि स्क्वैश में शक्कर की मात्रा कितनी रखी जाती है। ठीक है, तो 33 से 35% शक्कर की मात्रा स्क्वैश में रखी जाती है। और अम्लता कितनी होती है इसके अंदर? 1 से 2%। कितनी होती है? 1 से 2%। ठीक है, TSS की बात करें तो 40 डिग्री ब्रिक्स। कितना होता है? 40 डिग्री ब्रिक्स। TSS जो है इसका स्क्वैश का वो होता है 40 डिग्री ब्रिक्स। ठीक है, पानक हेतु चाशनी जो बनाएंगे अपन वो 70 डिग्री ब्रिक्स की बनाएंगे। कितने डिग्री ब्रिक्स की बनाएंगे? 70 डिग्री ब्रिक्स चाशनी बना के और उसके अंदर फलों का रस डालते हैं अपन। ठीक है, तो चाशनी जो बनाते हैं वो 70 डिग्री ब्रिक्स की बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन टमाटर सॉस के ऊपर, है ना। टमाटर सॉस सबने नाम भी सुना है, खाया भी है ना। टमाटर सॉस जो है किससे बनाया जाता है? ज़्यादातर तो बनाते हैं अपन टमाटर से, है ना। ज़्यादातर तो बनाते हैं अपन टमाटर से। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? हाँ, ज़्यादातर अपन टमाटर से बनाते हैं, बाकी ये दूसरे फलों से, दूसरी सब्जियों से भी बनता है। ठीक है, मतलब पेठा जो है उससे भी बनता है, और कुछ मिक्स फ्रूट का भी जो है ये सॉस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल ये टमाटर से ही बनता है। तो वैसे ज़्यादातर, है ना, मोस्टली जो है अच्छी क्वालिटी का या सबसे अच्छा जो सॉस होगा वो टमाटर से ही बनता है। क्लियर? अब सॉस कहते किसको हैं? मतलब टमाटर के गूदे को चीनी, नमक व मसालों को सिरके के साथ, है ना, सिरके के साथ तेज आंच पर, यहाँ पे देखना ये बात याद ध्यान रखने वाली है कि बाकी जितने भी प्रोडक्ट अपन बनाते हैं, रोटी भी सेक रहे हैं, सब्जी भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो धीमी आंच पर करते हैं ना। आंच तेज नहीं रखी जाती है क्योंकि उसके जलने का खतरा रहता है। ठीक है, परंतु क्या होता है इसके अंदर जो है सॉस बनाने के लिए तेज आंच पर पकाया जाता है। ठीक है, उससे ये अच्छी क्वालिटी का बनता है। तो टमाटर के गुदे, चीनी, नमक, मसालों को सिरके के साथ तेज आंच पर पकाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है? सॉस या केचप। दोनों एक ही बात है, सॉस को या केचप को। अंतर सिर्फ मैंने आपको बताया था गाढ़ेपन का है, और किसी चीज़ का अंतर नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेस दोनों की सेम है। प्रोसेस मैंने आपको कल बताई थी। सबसे पहला काम तो है फलों का चुनाव करना, है ना। टमाटर फल है कि सब्जी है? फटाफट से कमेंट करके बताएं। टमाटर इज ए फ्रूट और वेजिटेबल? यहाँ पे खुशहाल का कमेंट आ गया है, वो कह रहे हैं कि भाई ये दोनों होता है, फल भी होता है, सब्जी भी होता है। ठीक है, यहाँ पे नितेश क्या कह रहे हैं? नितेश कह रहे हैं कि दोनों होती है, मतलब फल एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट दोनों होती है। ठीक है, महेंद्र भी कह रहे हैं दोनों होती है, माया भी कह रही है, मंजू भी कह रही है कि दोनों होती है, खुशबू भी कह रही है दोनों होते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल। ठीक है, यहाँ पवन कह रहा है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों होते हैं। ठीक है, और बाकी लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं। हाँ, आशा भी कह रही है दोनों होते हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो मतलब जो है फ्रूट क्या होते हैं, वेजिटेबल क्या होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। मतलब राइपेंड ओवेरी, पका हुआ अंडाशय, तो क्या कहलाता है? फ्रूट कहलाता है। और वेजिटेबल का मतलब होता है एनी वेजिटेटिव पार्ट, मतलब कोई सा भी वानस्पतिक भाग जो सीधा या कच्चा, मतलब कच्चा या पकाकर खाया जाता है, उसे अपन सब्जी बोलते हैं। ठीक है, तो टमाटर को अपन सब्जी के रूप में भी खाते हैं, मतलब कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। ठीक है, तो पका हुआ खा रहे हैं तो उसको फल कह देंगे, और कच्चा खा रहे हैं तो उसको सब्जी बोल देंगे। ठीक है,
तो टमाटर जो है उस पहले तो अच्छी क्वालिटी के अपन मतलब पके हुए है ना, सॉस बनाने के लिए अब ध्यान रखना है यहाँ पे टमाटर के जो फल सेलेक्ट करने हैं वो कौन से करने हैं, पके हुए है ना, अच्छे पके हुए यानी लाल, अच्छा लाल कलर हो वैसे टमाटरों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, सड़े गले नहीं होने चाहिए, रोगग्रस्त नहीं होने चाहिए। ठीक है, अच्छे स्वस्थ फ्रूट का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस उनको साफ पानी से धोएंगे। ठीक है, धोने के बाद उसका क्या करेंगे, ब्लांचिंग करेंगे। ठीक है, ब्लांचिंग क्या करते हैं, ब्लांचिंग क्या होती है, कुछ समय उबलते हुए पानी में डालकर तुरंत उनको ठंडे पानी में डाला जाता है जिसके उसके रंग में और स्वाद में सुधार होता है, उसको अपन ब्लांचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लांचिंग की क्रिया करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसको टुकड़ों में काट कर और पानी डालकर, और पानी कितना सा, जितना वो डूब जाए है ना, उतना पानी डालकर और तेज आंच पर पकाना शुरू करते हैं। पकाना शुरू करने के साथ ही मसालों को क्या करेंगे, जो लौंग होते हैं स्पेशली लौंग, वो हेडलेस मतलब कि जो उनका सिर होता है लौंग का, उनको हटा दिया जाता है जिससे वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो उनको हटाकर उसके बाद में जो मसाले जितने भी है उनको पीस कर एक पोटली में भरा जाता है। किसकी पोटली में, कॉटन के कपड़े की है ना, कॉटन के कपड़े की पोटली के अंदर उनको भरा जाता है। और भरने के बाद उनको जो अपना उबल रहा है जैम जो बन रहा है जिस पात्र में, उसके अंदर उसको लटका दिया जाता है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि वो पेंदे में नीचे टच नहीं होनी चाहिए। पेंदे में टच हो गई पोटली तो क्या होगा, पोटली फूटने के डर रहेगा है ना, तो पोटली फूट गई तो पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा, वो मसाले पूरे फैल जाएंगे अंदर। ठीक है, तो मसालों का केवल अर्क उसके अंदर मिक्स होना चाहिए, मतलब मसाले पूरे पूरे नहीं डाले जाते हैं। ठीक है, तो उस पोटली को अंदर लटका देंगे और इस तरीके से लटकाएंगे कि वो बीच के अंदर लटकी रहे। ठीक है, उसके बाद में तेज आंच पर पकाते रहेंगे और पकाने के बाद में फिर जब अंतिम बिंदु परीक्षण करेंगे तो TSS देखते हैं कि भाई TSS कितना हो गया है। जैम के लिए TSS केचप के लिए अलग है और सॉस के लिए अलग है, तो TSS देख के और फिर अपन उसका अंतिम बिंदु परीक्षण कर लेते हैं। स्वादानुसार उसके अंदर सारी चीज़ें मिला दी जाती है। ठीक है, और इस तरीके से अपन सॉस तैयार करते हैं। ठीक है, सॉस या केचप तैयार करते हैं। और सिंपल एक परिभाषा की बात की जाए तो टमाटर के गुदे, चीनी, गुदा का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर रस भी हो और गुदा मतलब उसका फ्लेश भी हो, गुदा है ना, तो वो उसको गुदा बोलते हैं। तो चीनी, नमक, मसालों के साथ सिरके के साथ तेज आंच पर पकाएंगे और उससे जो पदार्थ तैयार होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, सॉस या केचप बोलेंगे। ठीक है, अंतिम बिंदु परीक्षण में जैसे अपन बात करें सॉस का TSS तो 15 से 20% है ना, 15 से 20% को या 15 से 20 डिग्री ब्रिक्स को एक ही बात होती है। ठीक है, 15 से 20 डिग्री ब्रिक्स, उसका अगर 15 आ जाए तो भी राइट है और 20 आ जाए तो भी राइट है। ठीक है, इतना अगर उसका TSS है तो मतलब सॉस तैयार हो गया है। ठीक है, और अगर TSS, अगर अपन केचप की बात कर रहे हैं तो केचप के अंदर TSS थोड़ा बढ़ जाएगा। मैंने आपको बताया कि भाई सॉस और केचप के अंदर अंतर मात्र इतना सा है कि सॉस का जो है केचप सॉस जो है उसके अंदर तो TSS कम होता है और केचप का TSS ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर TSS का मतलब गाढ़ापन है ना, गाढ़ापन इसके अंदर ज़्यादा है और इसके अंदर गाढ़ापन कम है, मतलब ये थोड़ा पतला होता है। ठीक है, हाँ, गुदे नेक्स्ट है अपना जो अपना सॉस बनता है वो गुदे व रस के कुल भाग का 1/3 गुना वजन में सॉस तैयार होता है। ठीक है, मतलब जो जितना अपन ने गुदा व रस काम में लिया था उसका 1/3 गुना वजन में सॉस तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना मार्मेलेड। मार्मेलेड क्या होता है भाई, ये भी एक पेय पदार्थ है। ठीक है, जो नींबू वर्गीय फलों से बनाया जाता है। मार्मेलेड क्या है, एक पेय पदार्थ है जो नींबू वर्गीय फलों से बनाया जाता है। तो मार्मेलेड बनाने के लिए सबसे अच्छे फल माने जाते हैं नींबू वर्गीय फल। क्वेश्चन आ सकता है कि मार्मेलेड सबसे अच्छा कौन से फलों से बनाया जाता है, तो बनाया जाता है अपना ये नींबू वर्गीय फलों से। कौन से, नींबू वर्गीय फलों से। ठीक है, TSS मार्मेलेड का होता है 65 डिग्री ब्रिक्स, कितना, 65 डिग्री ब्रिक्स TSS इसका होता है मार्मेलेड का। अम्लता होती है इसमें 0.5 से लेकर 0.7%, कितनी, 0.5 से लेकर 0.7% तक अम्लता इसमें होती है। नेक्स्ट अपना ये कुछ TSS और अम्लता कुछ जो प्रोडक्ट हैं उनकी अपन सारणी एक है, रेडी टू सर्व। रेडी टू सर्व का मतलब होता है सीधा सर्व करने के लिए, है ना, गिलासों में डाला और उसको अपने मेहमान होते हैं उनको भर के दे दिया जाए, उसको बोलते हैं रेडी टू सर्व। ये क्या है, पेय पदार्थ है। क्या है, पेय पदार्थ है। जो इसके अंदर फलों का रस होता है कितना, 10%, कितना, 10%।
TSS होता है इसका 10 डिग्री ब्रिक्स, अम्लता होती है इसके अंदर, अम्लता 0.3%। ठीक है, नेक्स्ट है अपना स्क्वैश या पानक, 25% फलों का रस है, 40 से 50 TSS इसका डिग्री ब्रिक्स होता है। ठीक है, और अम्लता होती है इसकी 1.0%। और नेक्स्ट है अपना जेम, जेम के अंदर TSS जो होता है, सॉरी फल रस है ना, फल रस है ये, है ना, फल रस होता है 45% और TSS होता है इसका 68 डिग्री ब्रिक्स और अम्लता 0.5 से 0.6%। जेली है उसके अंदर फलों का रस होता है अपना 45% और इसका TSS होता है 65 डिग्री ब्रिक्स। ठीक है, और इसके अंदर अम्लता होती है 0.75 से 0.90%। ठीक है, ये सारे परसेंट में है ना, लिखा हुआ नहीं है पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये भी डिग्री ब्रिक्स। ठीक है, तो ये सारे डिग्री ब्रिक्स में है। नेक्स्ट अपना सिरप यानी शरबत जो होता है पेय पदार्थ, ये भी इसके अंदर 25% तो होता है फलों का रस। ठीक है, और 65 डिग्री ब्रिक्स होता है इसका TSS और अम्लता इसके अंदर फिक्स नहीं होती, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। टमाटर सॉस की बात करें तो इसका TSS है 15 से 20 डिग्री ब्रिक्स। ठीक है, और अम्लता होती है 1.2%। ठीक है, टमाटर केचप की बात करें तो 25 से 30 इसका TSS होता है। ठीक है, और अम्लता वही 1.2% की होती है। ठीक है, और सॉस टमाटर के अलावा मतलब जो अन्य सॉस बनाया जाता है, मैं आपको बता रहा था कि अन्य फ्रूट्स के द्वारा भी सॉस बनाया जा सकता है। ज़्यादातर पेठे का बनाया जाता है ना, कोला जो होता है उसका बनाया जाता है सॉस। तो उसके अंदर जो है क्या होता है 15 डिग्री ब्रिक्स तो उसका TSS होता है और अम्लता 1.2% उसके अंदर रखी जाती है। नेक्स्ट अपने जो उद्यानिकी है या प्रसंस्करण अपन पढ़ रहे हैं उसमें काम उपयोगी उपकरण है, मतलब कौन कौन से उपकरण उसके अंदर काम में लिए जाते हैं। तो पहला है अपना सोलोमीटर। क्या है? सोलोमीटर। सोलोमीटर कहाँ काम आता है? नमक के घोल की सांद्रता मापने में, नमक के घोल की सांद्रता मापने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने जैसा क्वेश्चन है कि सोलो या नमक के क्वेश्चन क्या आएगा कि ब्राइन विलियन की सांद्रता किससे मापी जाती है? ब्राइन विलियन की सांद्रता किससे मापी जाती है? आप सोचोगे साला एग्रीकल्चर में ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, है ना? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया था ब्राइन विलियन का मतलब 2% नमक का घोल। ठीक है, 2% नमक का घोल है, उसको अपन ब्राइन विलियन कहते हैं। तो उसके अंदर सांद्रता नमक की जो मापेंगे वो सोलोमीटर से नापेंगे। किससे मापेंगे? सोलोमीटर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ब्रिक्स हाइड्रोमीटर या रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? शक्कर के घोल की सांद्रता, है ना? दोनों एक ही, रिफ्रैक्टोमीटर बोलो या ब्रिक्स हाइड्रोमीटर बोलो, दोनों एक ही है। तो इससे क्या नापते हैं? शक्कर के घोल की सांद्रता नापते हैं। क्या नापते हैं? शक्कर के घोल की सांद्रता नापी जाती है। शक्कर के घोल की सांद्रता क्यों नापते हैं? क्योंकि जो चाशनी बनाते हैं अपन परिरक्षण में तो उसमें घोल की सांद्रता नापना आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्राउन कॉर्किंग मशीन। क्राउन कॉर्किंग मशीन क्या होती है? ढक्कन लगाने के लिए काम आती है। क्या काम आती है? ढक्कन लगाने के लिए। डिब्बाबंदी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, डिब्बाबंदी हो या प्रसंस्करण में कोई भी ढक्कन लगाने हो तो ढक्कन के लिए क्राउन कॉर्किंग मशीन काम में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी सीलिंग मशीन। सीलिंग मशीन का मतलब डिब्बों को सील करना, है ना? ढक्कन लगाने के बाद सील पैक किया जाता है ताकि इसमें कोई भी कंटामिनेशन, कोई मतलब दूसरी चीज़, जैसे क्या होता है कई बार अगर सील नहीं लगाई जाए तो सील टूटी हुई होती है, उसको अपन एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है कुछ भी प्रोडक्ट और अदर मिलाया जा सकता है। ठीक है, जैसे अपन कोई प्रोडक्ट भी खरीदते हैं ना, कोई भी चीज़, जैसे मोबाइल भी लिया तो अपन डिब्बा सील पैक देख के लेते हैं ना, या अपन गैस सिलेंडर की बात कर लें, गैस सिलेंडर भी अपन लेते हैं तो सील लगी हुई देख के ही लेते हैं। ठीक है, अगर वो टूटी हुई होती है मतलब उसके अंदर गैस निकाली हुई हो सकती है, या फिर अगर डिब्बे की, जैसे मोबाइल की डिब्बे की सील टूटी हुई है तो उसके अंदर वो चार्जर और ईयरफोन वगैरह जो आते हैं उनको वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेट वो डाल देते हैं। तो इसलिए सील लगाने के लिए, इसके सील लगाना आवश्यक होता है इनकी पैकिंग के समय। तो सील लगाने के लिए जो मशीन काम में आती है उसको सीलिंग मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिंग मशीन। ठीक है, डिब्बों को सील करने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट है फोर्किंग मशीन। ये आपको सबको बताया अभी मैंने। फोर्किंग मशीन क्या काम आती है भाई? आंवले के फलों में छेद करने के लिए, है ना? आंवले के फलों में
आंवला के फलों में छेद करने के लिए काम में आती है फोर्किंग मशीन। ठीक है, तो ये जो है अपने कुछ काम में आने वाले उपकरण थे, उद्यानिकी में काम आते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको जैसे अभी लिखवाया नहीं है तो वो उसका कुछ क्वेश्चंस आते भी नहीं है। जैसे अपन बात करें चटनी की, है ना, चटनी का कोई क्वेश्चन आपके आने वाला नहीं है। बाकी चटनी भी आपके जैसे सिलेबस में, चटनी में होता क्या है, कोई भी मसाले होते हैं या सब्जियां होती है उनको पीस कर और उनको सिरका मिलाकर परिरक्षित रखा जाता है कुछ समय तक, या फिर नमक के द्वारा भी उनको परिरक्षित रख सकते हैं। नमक की अधिक सांद्रता होगी तो भी वो खराब नहीं होगी, या फिर सिरका मिला देंगे तो भी वो खराब नहीं होगी। ठीक है, हाँ भाई, खुश रहो खुशवंत सोनीवाल, इतना लेट ज्वाइन किया क्या आपने? ये देख रहे थे पहले ही? अब तो क्लास खत्म होने वाली है। हाँ, तो जो चटनी है अपनी, मैंने आपको बता दिया कि चटनी भी अपन किसी की बना सकते हैं, जैसे मिर्च की हो सकती है, सूखी मिर्च की हो सकती है। हाँ, टीएसएस या मंजू का क्वेश्चन है कि भाई टीएसएस रिफ्रैक्टोमीटर से नापते हैं, बिल्कुल राइट है ना। टीएसएस एक्चुअल में टीएसएस है ही क्या, मतलब जैसे शक्कर के गोल की सांद्रता हो तो वो भी टीएसएस ही, उसके अंदर भी टीएसएस देख रहे हैं। ठीक है, और ये अपन जैसे गन्ना है, गन्ने में परिपक्वता का परीक्षण भी आपको पता हो तो टीएसएस पता करके ही करते हैं ना। तो ये मतलब टीएसएस पता करना, टीएसएस का मतलब ही ये है कि शक्कर के गोल की सांद्रता मापना ज़्यादातर, है ना, या फिर उसमें कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कितना है। ठीक है, शक्कर भी ठोस पदार्थ के अंदर मापी जाती है, तो इसलिए रिफ्रैक्टोमीटर हो या हैंड रिफ्रैक्टोमीटर हो या ब्रिक्स हाइड्रोमीटर हो, ये सारे के सारे शक्कर के गोल की सांद्रता मापने भी काम आएंगे और टीएसएस मापने में भी काम में आएंगे। ठीक है, कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज अपना ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी फिनिश हो चुका है। ठीक है, कल जो अपनी क्लास होगी वो हाँ अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में होने वाली है। ठीक है, जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं हॉर्टिकल्चर के, है ना, सबके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, हॉर्टिकल्चर के स्पेशली जो है उनकी क्लास कल होने वाली है, तो आप सभी उनके बारे में देख के आए। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनके जवाब भी आप हाथों हाथ देते जाएं। ठीक है, तो आप सभी ने क्लास अटेंड करी और काफ़ी जवाब भी दिए आप लोगों ने। इसी तरीके से आप जुड़े रहें हमारे साथ। आपको सफल बनाने का हमने जो जिम्मा उठाया है उसे हम पूरा करके रहेंगे, किसी भी कीमत पर हम पूरा करेंगे। आप अपने एफर्ट लगाएं, आप प्रयास करना न छोड़ें, और मैं ये कहूँगा कि आप आखिरी सांस तक प्रयास करना न छोड़ें। जीवन में कई सारी बाधाएं आती, कई सारे संघर्ष आते हैं, परंतु आपको एक ही काम करना है, क्या? रीट्राई। क्या करना है? रीट्राई। जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है, आपको रीट्राई करना है, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, निश्चित ही मिलेगी। एक बार में नहीं मिलेगी, दूसरी बार में मिलेगी, परंतु सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि जब आप पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं तो वो भगवान भी मजबूर हो जाता है, वो कहता है कि यार इसको तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे मेहनत करनी है कि भगवान खुद आपके लिए कहें कि भाई इसको ये देना पड़ेगा, इसकी इतनी लगन है, इतनी शिद्दत है, तो ऐसी मेहनत आपको करनी है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।